Good morning, class. Now, in this lecture, in the second lecture of force, I will teach you about the Newton's second law, the concept of Newton's second law. I have already taught you about the statement of Newton's second law, that rate of change of momentum is directly proportional to applied force, and change in momentum occur in the direction of applied force. The Newton's second law has two important parts. One part measures the force, and other part give the physical independence of force. That change in momentum occur in that direction in which force is applied. Or first one, F is equal to ma. Now, the Newton's second law gives following concept also, that the first one is impulse. Then what is impulse? When force is applied on a body for a very short interval of time, the time is not so much long, infinite time, but a small time, the product of force and time is called impulse. When force is applied on the body, force is applied on a body for a small time interval, this is called impulse. Numerically, it is equal to product of force and time. इसका डिस्कशन में करते हैं. फर्स्ट डिस्कशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स, बिकॉज मेन पार्ट ऑफ द इम्पल्स इज रिटेन इन दैट डिस्कशन. डिस्कशन कर रहे हैं मतलब सब ऑब्जेक्टिव में आपको यूज होने वाला है, वो सब पार्ट याद होना बहुत जरूरी है. डिस्कशन फर्स्ट पार्ट है कि इट इज डिनोटेड बाय जे. इसको जे से डिनोट किया जाता है, जे. सेकेंड एसआई यूनिट, न्यूटन सेकेंड, और सीजीएस यूनिट डाइन सेकेंड, डायमेंशन mn(t)-1. थर्ड, इट इज वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी, it is vector quantity and its direction will be the direction of change in momentum. Direction of change in momentum. फिजिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. काफी कंफ्यूजन रहता है लड़कों में कि मोमेंटम और इंपल्स में क्या अंतर है. हिंदी में भी दोनों का अलग अलग नेमिंग किया गया है. मोमेंटम को संवेग कहा गया और इंपल्स को आवेग कहा गया. तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मोमेंटम जो है, जो उसका डायरेक्शन जो होता है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है, दैट इज मोमेंटम. और इंपल्स का जो डायरेक्शन होता है, जिस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होता है, उस डायरेक्शन में इंपल्स होता है. दोनों में ही अंतर है. दोनों का यूनिट भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग होता है दोनों का. फोर्थ है, इफ द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, नॉट ओनली स्मॉल, वेरी स्मॉल. इफ द टाइम इंटरवल is very small, for which force is applied on it then it is called instantaneous impulse. इसको इंस्टेंटेनियस इंपल्स कहा जाता है. and the force is called impulsive force. तो और फोर्स को इंपल्सिव फोर्स कहा जाता है. इसका लीजिए स्क्रीनशॉट.
फोर्स, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स, इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स is not an impulsive force. Impulsive force को ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स को impulsive force कंसीडर नहीं किया जाता, it is not considered as impulsive force. 6(1) टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, these are conditional impulsive force. कंडीशनल इम्पल्सिव फोर्स, ये सब फोर्स जो है कंडीशनल है. फॉर एग्जाम्पल मानते एक ब्लॉक है, एक बॉब है, तो सस्पेंडेड है, इसमें टेंशन टी लगा है, mg नीचे लगा हुआ है. अगर ये फोर्स इस तरह से लगाया जा रहा है देन इट इज इम्पल्सिव फोर्स IF. अगर इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है तो दिस इज नॉन इम्पल्सिव फोर्स, नॉन इम्पल्सिव फोर्स. IF मीन्स इम्पल्सिव फोर्स. और अगर इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है दिस इज ऑल्सो नॉन इम्पल्सिव फोर्स. टेंशन इज नॉन इम्पल्सिव फोर्स इन दिस केसेस. IF इम्पल्सिव क्यों है? क्योंकि इसका एक कंपोनेंट जब ऐसे लगा रहे हैं तो एक कंपोनेंट डाउनवर्ड लग रहा है जो टेंशन को इंक्रीज कर रहा है. जितना फोर्स लग रहा है उतना टेंशन इंक्रीज हो रहा है. सो दिस इज इम्पल्सिव फोर्स. In this case, it is not impulsive because force of x-axis will be independent of force of y-axis. This is also non-impulsive because when force is applied on it, one component acted upward direction. This slack the string, so tension will decrease. So we can't say this is impulsive force. So these type of force are non-impulsive, and this one is impulsive. This force is impulsive, non-impulsive. Non-impulsive. In that cases, when force applied in this direction, tension is non-impulsive, and if force is applied in that direction, tension is impulsive force. So tension is a conditional impulsive force. ऐसे लगा रहे तो हो रहा है, ऐसे लगा रहे तो नहीं हो रहा. दूसरे एग्जांपल में चलते, जैसे मानते हैं एक बॉडी है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन N1 लगा, इधर mg लगा. एक और बॉडी है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन N2 लगा, वेट लगा M2G, और ये एक दूसरे पर कांटेक्ट में लगा है. इससे इधर लगा है N3 और इधर भी लगा है N3. तो N1 एंड N2 आर नॉन इम्पल्सिव. ये नॉन इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव. बोथ N1 and N2 are non-impulsive. This N1 and this N2 is also are non-impulsive force. N1 and N2. While N3, this N3 is impulsive, क्योंकि ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है. So this is impulsive. इसको नोट कीजिए, समझना जरूरी था. impulsive, नॉन इम्पल्सिव. एक और है फ्रिक्शन. नॉर्मल रिएक्शन हो गया, टेंशन हो गया. कहां पर इम्पल्सिव है, कहां पर नॉन इम्पल्सिव है? इन दोनों में नॉन इम्पल्सिव है, ये इम्पल्सिव है. एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पर इम्पल्सिव है कि नहीं दिखाते हैं. फ्रिक्शन में चलते हैं. अगर एक ब्लॉक रखा हुआ है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये फोर्स जो लग रहा है दिस इज नॉन इम्पल्सिव. ठीक है. और अगर एक ब्लॉक है, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक लगा, यहाँ रफ है,
इधर F फोर्स लगा रहा, तो इस ब्लॉक के ऊपर रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है, नीचे स्मूथ है, तो ये फोर्स लगाने के कारण इस बॉडी पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, इस बॉडी पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगा। इन सच ए वे F इज ग्रेटर देन F, अगर F से बड़ा है, देन दिस F इज इम्पल्सिव, तो ये इम्पल्सिव है, फोर्स है। ऐसे में न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है ये। तो दीज आर कंडीशन, दिस फ्रिक्शन इज नॉन इम्पल्सिव, ये और जमीन के बीच जो फोर्स लग रहा है नॉन इम्पल्सिव है, और दो ब्लॉक में फोर्स अप्लाई करने के बाद जो फ्रिक्शन, जिसमें अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से बड़ा है, तो ऐसे केस में नॉन इम्पल्सिव फोर्स है। यहाँ पर रेस्ट में है ये, तो ये नॉन इम्पल्सिव है। एकदम लग रहा है तो फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शन जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, तो ये नॉन इम्पल्सिव है। स्प्रिंग का फोर्स भी नॉन इम्पल्सिव ही होता है, और ग्रेविटेशन तो बोलेंगे नॉन इम्पल्सिव है, mg तो नॉन इम्पल्सिव है। तो ये सब केसेस है, इसको नोट कर लीजिए। दो डायग्राम और भी बताए, दोनों फ्रिक्शन और तीनों का बता दिए कब कंडीशनल इम्पल्सिव फोर्स होता है। छठा पॉइंट इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। छठा पॉइंट है इसका, J इज इक्वल टू F इंटू डी टी। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू dp बाई डी टी, तो dp बाई डी टी इंटू dt कैंसल, दैट इज dp, and J is equal to P final minus P initial. The change in momentum is called impulse. Change in momentum is called impulse. That is impulse momentum theorem. इसी को कहा जाता है impulse momentum theorem. इसी पर बेस्ड बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कंसेप्चुअल क्वेश्चन की, वाई सॉकर इज यूज्ड इन द बाइक, तो अगर बिना सॉकर का बाइक गड्ढा में जाएगा तो टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होगा, जिसके कारण फोर्स ज्यादा लग जाएगा। वाई हस्क और थर्मोकॉल इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और चाइना क्ले पॉट इज ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Then husk or thermocol is used. Why? That's the reason with shock interval in husk and thermocol is very large, so force is very small. And in the case of hard paper or hard box, if the thermocol, if electronics material and china clay pot is brought from one place to another, the time of contact between hard material and the pot is will be very small, so force applied on that body will be very large, so it may be broken. To avoid this damage, the husk or thermocol is used to travel these china clay pot and electronic material from one place to another. और भी क्वेश्चन हो सकता है। सॉकर हो गया, क्रिकेटर, when cricketer catches the ball, if he pulls his hand in backward direction, generally when it is at the field boundary region, but near the point it don't have time to pull the hand in backward direction. You have to take in a sharp very small interval of time. So in that case, catch, the hand of the cricketer may be hurt, but in the long boundary side, when the cricketer catches the ball, he pulls his hand in backward direction, वो पीछे की ओर अपने हाथ को ढकेलता है, तो टाइम इंटरवल बढ़ता है तो उसको फोर्स नहीं लगता, तो उसको चोट नहीं लगता। जबकि पॉइंट में टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत छोटा होता है, पॉइंट के या स्लिप के कंडीशन में, तो एक ही सेकंड में उसको कैच लेना रहता है, तो उस एक का माइक्रो सेकंड में कैच लेना रहता है, माइक्रो नहीं 0.0004 सेकंड के अंदर या 0.044 सेकंड के अंदर, ऐसे रिएक्शन टाइम के बीच में ही कैच ले लेना पड़ता है। तो टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत छोटा होने के कारण उसको फोर्स ज्यादा लगता है, तो हर्ट करता है, कभी हाथ फट जाता है या कुछ हो जाता है। दीज आर द कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। तो इसको और दूसरे तरीके से बना सकते हैं, इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। 7वां 8वां पॉइंट,
8, J is equal to F1 BT1 या T1 and J is equal to F2 T2. F1 T1 is equal to F2 T2 और F1 by F2 is equal to T2 by T1 and F is inversely proportional to time. So more the time of contact, less will be the force, less will be the impulsive force. ग्राफ से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मानते हैं F और T है। अगर हम टाइम कांटेक्ट छोटा रखते हैं तो ये इस तरह से जाएगा, इस टाइम के लिए T1 के लिए तो फोर्स लग रहा है F1। अगर इतना ही एरिया, क्योंकि एरिया बताता है इम्पल्स को, अगर हम रखना चाहते हैं टाइम बढ़ाते हैं तो हमको अगर ये टाइम T2 कर देते हैं तो देखते हैं कि फोर्स कम लग रहा है, F2 लग रहा है। पहले केस में F1 लग रहा था फोर्स, जब टाइम बहुत छोटा तो फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा था, टाइम बढ़ा दिया तो फोर्स बहुत कम लगा। क्रिकेट का कैच करना ही सब में वही है, चाइना क्ले पॉट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में तो यही काम आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि when we draw graph between F and T, the area covered by the curve on time axis will determine the impulse। इतना एरिया कवर करेगा, इम्पल्स होगा। अब ये इसको लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी, ओके। अगर इसमें अब देखता है कि इम्पल्सिव फोर्स जो लग रहा है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है, तो उसी के आधार पर उसका वेरिएबल इम्पल्स मिलेगा और या कांस्टेंट इम्पल्स मिलेगा। फॉर कांस्टेंट फोर्स मानते हैं F है और ये T है, ये एरिया मन कवर किया T0 तक, F तक, F0, तो इम्पल्स इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAM, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOM, हाफ बेस OM into height AM, half T0 into F0. That is the impulse due to variable force. This is variable force due to variable force. और for constant force अगर चलेंगे, for constant force मानते हैं ये F0 है, ये लग रहा है फोर्स और टाइम के बीच ग्राफ है, T0 तक लगा, OABM, तो इम्पल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABMO बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है OA और ब्रेथ है OM। F0 into T0. This is the impulse due to the constant force. This is the impulse for the variable force. Variable force में ऐसा भी हो सकता है। अब इसका ये F0 है और ये T0 है, तो एरिया ऑफ दिस रीजन सेमी सर्कुलर है, मानते हैं सेमी सर्कुलर है ये, सेमी सर्कुलर, तो सेमी सर्कुलर एरिया ऑफ रीजन, शेडेड रीजन कितना हो जाएगा? हाफ, पूरा सर्कल तो है नहीं, पाई F0 इंटू T0 बाई 2, पाई F0 T0 बाई 4। सर्कल का होता पाई R1 इंटू R2, पाई R1 इंटू R2 होता है, और इसका रेडियस होता है T0 बाई 2, इसका रेडियस F0 अलग अलग है। ये इस तरह का एरिया निकालते हैं, दोनों डिफरेंट होता है तो R स्क्वायर ना होकर के R1 इंटू R2 होता है। इस तरह से हम इसका निकाल लेते हैं इम्पल्स। ये वेरिएबल फोर्स के लिए एग्जांपल है, वो कांस्टेंट फोर्स के लिए इम्पल्स का एग्जांपल है। इसको नोट कीजिए जल्दी।
ग्रामर पॉइंट था शायद ये, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ओके, अब इम्पल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक दो बताते हैं। तो एक पुली है, इस जगह एक ब्लॉक रखा हुआ जिसका मास है m1 और एक है m2 है। अब इसको L हाइट तक उसको उठा दिए, ये टोटल हाइट है h, और इसको पहले यहाँ था m2, L हाइट है, इसको यहाँ पर इसको तिरछा करके अगला डायग्राम में दिखाते हैं। इसके बाद डायग्राम है ये, m1 है, m2 है, L हाइट तक नीचे से ऊपर ले गए, L हाइट तक ऊपर ले गए इसको, और वहां से रिलीज कर दिए। ये टोटल हाइट h है, h इज ग्रेटर देन 12 से ग्रेटर देन है। तो पूछ रहा है कि जब वहां से रिलीज किए, इफ दैट ब्लॉक m2 इज रिलीज, व्हाट विल बी द वेलोसिटी बाय विच m1 इज रेज्ड। इफ m2 इज रिलीज्ड, what will be the velocity by which m2 is raised। तो या तो इसको इम्पल्स से बनाइए, नहीं तो इम्पल्स और मोमेंटम में सिर्फ डायरेक्शन का ही अंतर है। पहले भी बोल दिए थे, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स एंड इम्पल्स मोमेंटम इज द मास इनटू वेलोसिटी। तो इसको मोमेंटम से ही बता सकते हैं। तो पहले कितना मोमेंटम था और बाद में जब ये ब्लॉक वहां से रिलीज किया गया तो इस जगह पर यहाँ पर चला गया, L ये ऊपर चला गया, ब्लॉक इस जगह पहुंच गया, L इधर से L से मोड़े तो L ऊपर चला गया L से, और तो यहाँ से जब रिलीज किया गया तो टाइट यहाँ पर जब टॉट होगा ये स्ट्रिंग, फिर से टेंशन डेवलप होगा, ये टोटल का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया 2L। तो इसका वेलोसिटी निकाल देते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g s इस किया गया प्लस 2g इंटू 2l, यानी v बराबर 2 रूट gl। इस वेलोसिटी से वो वहां पर स्ट्राइक किया जब टेंशन हुआ। जब जैसे ही टेंशन हुआ तो मानते हैं कि इसका वेलोसिटी v1 है और इसका वेलोसिटी भी v1 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल होने के कारण जितना स्ट्रिंग जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो क्या होगा, इसका मोमेंटम क्या होगा, पहले मोमेंटम कितना था m, मास है m2 और उसका वेलोसिटी कितना है 2 रूट gh। दिस इज इक्वल टू, इसका मास कितना है, इसका वेलोसिटी अब कितना है mv1 और इसका भी वेलोसिटी कितना है m1 v1 और प्लस m2 v1। तो m2 2m2 रूट gh, दिस इज इक्वल टू v1 कॉमन हो गया m1 प्लस m2, सो v1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2m2 रूट gh डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द इम्पल्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। आप मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं, नहीं तो चेंज इन मोमेंटम निकाल करके भी बना सकते हैं, आपको जैसे दिमाग में लगना। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो IIT-JEE का एक और हम जैसे रेन एंड मैन का बनाए थे, उसी तरह का एक काइनेमेटिक्स का भी बनाने वाले हैं, जल्दी बनाने वाले हैं। रूल्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, वो 1 घंटा का लेक्चर होगा। उसी तरह से इम्पल्स पर भी और क्वेश्चंस देंगे जब मोमेंटम कंजर्वेशन इम्पल्स पर देंगे, इसलिए अभी एक ही क्वेश्चन बना के आपको दे रहे हैं। आपको अगर प्रॉब्लम होता है तो पूछिएगा। नाउ दिस इज द इम्पल्स, आप इम्पल्स इससे समझ सकते हैं और हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक है कि न्यूटन सेकंड लॉ इज ए रियल लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ
दूसरा है टॉपिक न्यूटन सेकंड लॉ इज ए रियल लॉ. सेकंड लॉ इज ए रियल लॉ. तो अभी तुम थर्ड लॉ बताए नहीं है. फर्स्ट बी प्रूफ द, अभी फर्स्ट लॉ को प्रूफ करते हैं. फर्स्ट बी प्रूफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बाय सेकंड लॉ. नाउ कंसीडर देयर बी ए बॉडी. कंसीडर देयर बी, एग्जाम में आता है जनरली, स्कूल के एग्जाम में आएगा. आपको इस ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो वेदर बोलेंगे कि विच लॉ इज द रियल लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड, इम्पल्सन, समथिंग ऐसा ऑब्जेक्टिव में रहेगा. नन ऑफ दीज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, नन ऑफ दीज. तो आपको सेकंड लॉ में टिक मारना है. ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है. लेकिन स्कूल के एग्जाम से में पूछ सकता है कि प्रूव द न्यूटन फर्स्ट लॉ बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, या प्रूव दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज ए फंडामेंटल लॉ, रियल लॉ, कुछ भी पूछ सकता है. तो कंसीडर देयर बी ए बॉडी having mass m, F force is applied on it. F force is applied on it. On it. So from Newton's second law, F is equal to mass into acceleration. If F is 0, that is ma is 0. But we know that m never be 0. M is not equal to 0. Therefore, that is a is equal to 0. So if a is equal to 0, that is whether the body is in rest. The body is in rest or moving with uniform velocity. रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा. एंड दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यही न्यूटन फर्स्ट लॉ है. प्रूफ हो सकता है इस तरह से. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि द बॉडी रेस्ट में रहेगा और यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में रहेगा. तब तक रहेगा जब तक कि अनबैलेंस, असंतुलित, अनबैलेंस्ड या इम्बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. Here external force is 0, so whether the body is in rest or in uniform motion. This way we can prove Newton first law by using Newton's second law. The third point is, थर्ड लॉ बाद में प्रूफ करेंगे. थर्ड पॉइंट इसमें हम बताने वाले थे, 4 पॉइंट आज बताने वाले थे, जिसमें थर्ड पॉइंट है इक्विलिब्रियम. When two and more than two forces, equilibrium का मतलब क्या होता है? Equilibrium. When two and more than two forces applied on a body, किसी भी बॉडी पर जब दो या दो से अधिक फोर्स रहे, इन सच ए वे नेट फोर्स इज 0. Net force is 0. Then system is said to be in equilibrium. तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में बोला जाता है. ठीक है. तो इसका कंडीशन क्या है? फॉर वन फोर्स, फॉर सिंगल फोर्स, body never be in equilibrium. Body never be in equilibrium. कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा. सिंगल फोर्स इस पर लगा तो बॉडी मूव करेगा ही. सेकंड, फॉर डबल फोर्स, these forces must be equal in magnitude, opposite in direction, then it will be in equilibrium. Then it will be
इन इक्विलिब्रियम, तभी इक्विलिब्रियम में होगा। अगर इक्वल एंड अपोजिट लगता है तो मानते हैं बॉडी F1 लग रहा है, दूसरा F2 लग रहा है, कोई जरूरी नहीं कि लाइन सेम हो, लेकिन अपोजिट होना बहुत जरूरी है। तो F1 प्लस अगर बॉडी रेस्ट में है तो F1 प्लस F2 होगा 0, दैट इज F1 इज इक्वल टू माइनस F2, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। फॉर 3 फोर्सेस, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। फॉर 3 फोर्सेस the forces must represent the 3 sides of a triangle in cyclic order। साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। मानते हैं एक फोर्स है F1, दूसरा F2, तीसरा F3, ABC। फ्रॉम ट्रायंगल्स लॉ BC प्लस CA इज इक्वल टू BA, BC इज इक्वल टू F1, CA इज इक्वल टू F2 माइनस F3, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। इसको इधर लाएंगे तो सम 0। अगर साइक्लिक ऑर्डर में होगा, फॉर n forces they must represent the sides of n-sided regular polygon in cyclic order। साइक्लिक ऑर्डर में n साइडेड रेगुलर पॉलीगन में होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम में होगा। अब 3 तरह का, ऐसे फिजिक्स में 2 ही माना गया इक्विलिब्रियम, एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक है अनस्टेबल। थर्ड भी कहीं कहीं लोग बोल देता है कि न्यूट्रल कोई कंडीशन नहीं है, फिजिक्स में 2 ही इक्विलिब्रियम होता है, होता है स्टेबल अनस्टेबल। न्यूट्रल भी लेकिन एक्सप्लेन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहा जाता है? व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। इन स्टेबल इक्विलिब्रियम F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट जस्ट अपोजिट में हो। एनर्जी विल बी मिनिमम, दूसरा एनर्जी विल बी मिनिमम, इसमें एनर्जी मिनिमम होता है, विल बी मिनिमम। अब एनर्जी चैप्टर में फिर इसको बताएंगे तो समझाएंगे कि कैसे एनर्जी मिनिमम होता है। और तीसरा, इट मस्ट शो SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलो करे, और पीरियोडिक मोशन। जैसे मानते एक बाउल है और उसमें एक बॉल रखा हुआ, नेट फोर्स 0 है, यहाँ पर F इज 0। अब इसको इस तरह से रिलीज करेंगे x से, तो इस पर फोर्स इधर की ओर लगेगा, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इधर जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो SHM में होगा। इस जगह एनर्जी मिनिमम होता है। दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। F is directly proportional to x, energy will be maximum, इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा रहता है। It does not show periodic motion, ये पीरियोडिक मोशन को शो नहीं करता है। अगर इसी तरह का बॉल को उलट के रख दे और इसके ऊपर एक बॉल को रखते हैं, तो यहाँ पर F 0 है। अब इसको हल्का से x से डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, ये लॉट के ऊपर नहीं आएगा, तो ऐसे कहा जाता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल है, वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तीसरा है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? F इज इक्वल टू 0 एट ईच प्लेस, और एनर्जी विल बी सेम, एनर्जी हमेशा सेम रहेगा,
एनर्जी विल बी सेम। जैसे इसके हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक बॉल को रखें, इसको फोर्स अप्लाई कर दिया, फिर यहाँ जाकर के फिर उसी लेवल पर आ गया, एनर्जी सेम रह गया, यहाँ भी F0 यहाँ भी F0, तो ऐसे कहा जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फिजिक्स में इसको इक्विलिब्रियम में नहीं माना जाता, लेकिन कहीं कहीं लिखा रहता तो दिखा देते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। इसको नोट करिए, 3 तरह का इक्विलिब्रियम समझ ही लीजिए, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा भी था क्वेश्चन, ये पूछ सकता है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, पूछ सकता है अभी। मानते एक ग्राफ है, एफ और एक्स के बीच का ग्राफ है, इस तरह से चला, फिर ऐसे गया, फिर इस तरह से गया, ऐसा ग्राफ है। हमारे पास 3 पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी। दीज आर द पॉइंट्स वेयर एफ इज 0। पॉइंट ए पर भी F0 है, पॉइंट बी पर भी F0 है, पॉइंट सी पर भी F0 है, बट पॉइंट ए इज पॉइंट ए, at point A system is in neutral। कैसे पता चला? इसको हल्का सा भी आगे बढ़ाएंगे, x से बढ़ाए तो F0 ही रहा, F0 ही रहा, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। B पर क्या होगा? at point B system is stable। कैसे? ये मानते आगे बढ़ाए x से, F निगेटिव आया, यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, तो स्टेबल होता है। अभी कंडीशन बताए थे कि स्टेबल का ये कंडीशन होता है। तीसरा, चौथा क्या है? एट पॉइंट C। एट पॉइंट C क्या होगा? सिस्टम इज अनस्टेबल। अनस्टेबल कैसे है? इससे आगे बढ़ाएंगे तो फोर्स ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यानी F इज डायरेक्टली x भी पॉजिटिव, F भी पॉजिटिव, x पॉजिटिव F निगेटिव, F0, तब इसको कहेंगे अनस्टेबल। अनस्टेबल होता है, स्टेबल है। तो इस तरह से कंडीशन हम पता लगा सकते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और है बचा, स्टेबल तो है, कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ मोमेंटम बाय न्यूटन सेकंड लॉ। कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ मोमेंटम बाय न्यूटन सेकंड लॉ। Theorem of momentum. Momentum will remain same of a system in the absence of external force or net force। अगर फोर्स लग भी रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, या अगर 0 नहीं हो रहा है तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी वेरी स्मॉल। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होना चाहिए टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सकता है, मोमेंटम कंजर्व रह सकता है। तो मानते हैं कोई सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल है, कंसीडर there be a system having n particles। इस तरह से n particles है, मास या मोमेंटम, डायरेक्ट लिख देते हैं मोमेंटम P1 P2 ... Pn, that is P1 plus P2 plus ... plus Pn must be constant। ये हमको प्रूफ करना है। Let F1 F2 Fn forces are applied on them for dt1 dt2 dtn for dt1 dt2 dtn second, या फॉर dt सेकेंड लिख लेते हैं, एक ही टाइम में एक ही शब्द अप्लाई कर लेते हैं, फॉर dt सेकेंड। सो चेंज इन मोमेंटम आर dp1 dp2 ... dpn, ऐसा चेंज इन मोमेंटम हुआ।
एक बॉडी है जिसके अंदर एक सिस्टम है जिसके अंदर n पार्टिकल्स है, जिसका मास मोमेंटम डायरेक्ट लिख देते हैं P1 P2 Pn है, F फोर्स F1 F2 Fn फोर्सेज उस पर अप्लाई किया गया तो dt सेकंड के लिए, तो उसमें चेंज इन मोमेंटम dP1। तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ से क्या होगा, इसको थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। तो उस पर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ पहला पार्टिकल के फॉर ए के लिए चलते हैं, F1 इज इक्वल टू dP1 बाई dt। फॉर बी के लिए चलते हैं, F2 इज इक्वल टू dP2 बाई dt। फॉर nth पार्टिकल के लिए चलते हैं, पार्टिकल Fn इज इक्वल टू dPn बाई dt। सबको जोड़ते हैं, F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 प्लस Fn इज इक्वल टू d बाई dt, सब जगह कॉमन है, d बाई dt, P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 प्लस Pn। थ्योरम में बोले इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर ये जीरो हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स यही लगा था, दिस इज जीरो एंड d बाई dt P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 प्लस Pn। तो किसी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो है, दैट इज P1 plus P2 plus dot 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 plus Pn is equal to constant, and this proves the conservation theory of momentum by using Newton's second law. That's the end of the lecture of guy. इसमें आपको हम पूरा न्यूटन सेकंड लॉ का जितने भी कंसेप्ट हम बताए, अगली क्लास में न्यूटन थर्ड लॉ, और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम बताने वाले हैं। आप उसके जितने भी रूल्स हैं उसको समझना होगा आपको, तभी क्वेश्चन बनेगा। ओके, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।